थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत लोगों को बहुत टफ भी लगता है, पर ये इतना टफ है नहीं जितना हम इसे समझते हैं। बेसिकली जो केमिस्ट्री है वो डिपेंड ही आपकी थर्मोडायनेमिक्स पे करती है। थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपकी पूरी केमिस्ट्री की रिएक्शंस होंगी या नहीं होंगी, ये डिपेंड करता है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। थर्मो मतलब ऊष्मा, डायनेमिक्स मतलब गति या उसका चलना। तो जब एनर्जी का एक्सचेंज होता है या जब एनर्जी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है ऊष्मा का चलना। कोई भी स्टेट, कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल हो, एटम हो, हर एटम अपने हाई स्टेट से हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो अगर रिएक्शंस तभी पॉसिबल होंगी जब वो अपनी स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करेंगे। यही चीज़ हमें क्या बताती है? यही चीज़ हमें बताती है कि थर्मोडायनेमिक्स का इम्पोर्टेंस। थर्मोडायनेमिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है? आप कोई भी रिएक्शन कब होगी, वो रिएक्शन या तो तब होगी जब आप उसको एनर्जी दो, या वो रिएक्शन तब होगी जब आप उससे एनर्जी लो। तो एनर्जी का ही सारा खेल है कि रिएक्शन के होने या ना होने में। अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स की, कुछ टर्म्स जो कि थर्मोडायनेमिक्स में मोस्टली यूज्ड आती हैं और बार बार यूज्ड आएंगी। उनमें सबसे पहली है सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, दूसरी है टाइप ऑफ सिस्टम। अब टाइप ऑफ सिस्टम आपके बहुत तरह के होते हैं, जैसे ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम, हेटेरोजेनियस सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है। तो हम पहले चालू करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग से। सिस्टम और सराउंडिंग, जिस पार्ट में यूनिवर्स के आप कोई भी थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन ले रहे हो या कोई भी रिएक्शन को स्टडी कर रहे हो या थर्मोडायनेमिक चीज़ों को पढ़ रहे हो, वो पार्ट आपकी कहलाती है सिस्टम। और उसके अलावा जो बचा हुआ सारा पार्ट है पूरे यूनिवर्स का, वो कहलाता है आपका सराउंडिंग। सपोज़ कीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, एक कमरे में बैठ के आप पढ़ रहे हैं आपके लैपटॉप पे, आपकी चेयर पे। अब इस कमरे में जो भी चेंजेस होंगे, तो ये कमरा कंप्राइजिंग यू, मतलब आपको मिला के ये कमरा क्या कहलाता है? ये कमरा कहलाता है सिस्टम। और सराउंडिंग्स, इसके अलावा बाहर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें कहलाती हैं आपकी सराउंडिंग्स। तो हम जब भी कोई भी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, तो हम रिएक्शन के बारे में कहाँ बात करेंगे? उस सिस्टम के अंदर हम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ना कि हम सराउंडिंग में बात करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग में क्या अंतर है। पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग है, पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट आपका सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर हम सारी रिएक्शंस के बारे में या जो भी चेंजेस होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ होती है सिस्टम कितने तरह के होते हैं। अब हमारे आता है सिस्टम है क्या, सिस्टम कितने तरह के होते हैं। सिस्टम तो हमने बता दिया, डिफाइन कर दिया कि सिस्टम क्या होता है। जहाँ भी जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी पार्ट हमने यूनिवर्स का कंसिडरेशन में लिया है, वो सिस्टम कहलाता है। अब सिस्टम होते कितने तरह के हैं? सिस्टम होते हैं आपके बेसिकली तीन तरह के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम को हम एक एक को स्टडी करेंगे। ओपन सिस्टम, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये ओपन होगा, इसमें कोई ना कोई हिस्सा इसका ओपन होगा। सपोज़ कीजिए आपने एक बीकर में गर्म पानी लिया, उस पर लिड नहीं लगी हुई है, तो जो गर्म पानी है और वो और आपका ये जो सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, उससे जो भाप निकल रही है वो सराउंडिंग में जा रही है। उस भाप में क्या क्या जा रहा है? उस वाटर भी जा रहा है और उसकी एनर्जी हीट भी जा रही है। तो सिस्टम से जो एनर्जी और मैटर का ट्रांसफ़र हो रहा है सराउंडिंग में, इसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। अब इसी सिस्टम के ऊपर आप लिड लगा दीजिए, मेटल की लिड लगा दीजिए। अब उस मेटल की लिड में क्या होगा? जो वेपर्स हैं वो वेपर्स तो मेटल की लिड पे रह जाएंगे, पर जो एनर्जी है, वो जो लिड है वो गर्म हो जाएगी। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हो रहा है, तो वो हो गया आपका क्लोज सिस्टम। मतलब क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में मैटर का ट्रांसफ़र होता है पर एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है पर मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता। ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफ़र होता है या एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तीसरा होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? आपकी जो लिड है उस लिड को रिप्लेस करके आप ग्लास लिड से रिप्लेस कर दीजिए और उसको कहीं वैक्यूम में ले जाइए। तो अब जो वेपर्स हैं वो ना तो बाहर जा पा रहे हैं, ना उसकी एनर्जी या बाहर जा पा रही है। तो वो जो भी एक्सचेंज था सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में वो रुक गया है। तो सिस्टम और सराउंडिंग बीच में कोई भी मैटर या फिर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, वो कहलाते हैं अपने आइसोलेटेड सिस्टम्स। इसके बाद आते हैं हमारे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है एक जैसा और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। तो कोई भी सिस्टम
होमोजेनियस सिस्टम कब कहलाएगा? होमोजेनियस सिस्टम वो तब कहलाएगा जब उसमें सारी चीज़ें यूनिफॉर्म हो, एक तरह की ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो होमोजेनियस सिस्टम कहलाता है। सपोज़ कीजिए आपने गैस ले ली, गैस एयर ले ली। एयर क्या है? एयर मिक्सचर है गैसेस का, पर उसके जो सारे पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कैसे हैं? वो सारे पार्टिकल्स गैसियस पार्टिकल्स हैं। तो उन पार्टिकल्स के बीच में कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, इसलिए वो सारे यूनिफॉर्म पार्टिकल्स हम एक तरह से उन्हें मानेंगे, और वो सिस्टम जो है वो कहलाएगा होमोजेनियस सिस्टम। अब हम बात करते हैं हेट्रोजेनियस सिस्टम की। हेट्रोजेनियस सिस्टम क्या होता है? हेट्रोजेनियस सिस्टम होता है जिसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं उनकी कोई डिफाइंड बाउंड्रीज़ हो। सपोज़ कीजिए आपने वाटर लिया और वाटर में ऑयल डाल दिया, तो ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हो गए। वाटर और ऑयल इमिसिबल लिक्विड्स हो गए। वाटर के हर पार्टिकल की अपनी एक डिफाइंड बाउंड्री है, और ऑयल के हर पार्टिकल की अपनी एक डिफाइंड बाउंड्री है, और वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते। तो ये आपका हो गया आपका हेट्रोजेनियस सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इनमें जो भी बाउंडिंग सर्विसेज हैं उनकी अपनी डेफिनेट बाउंड्रीज़ होती हैं। फिर आते हैं आपके मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। जैसे मान लीजिए आप जब भी अपन बात करते हैं बल्क की या फिर एक साथ बहुत सारी चीज़ों की, तो वो सिस्टम्स जो होते हैं वो होते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के साथ में जो प्रॉपर्टीज़ अटैच्ड होती हैं वो आपकी कहलाती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। मैक्रो मतलब लार्ज अमाउंट, स्कोपिक मतलब अमाउंट। तो लार्ज अमाउंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या लार्ज अमाउंट के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ को हम एक साथ स्टडी करते हैं वो कहलाते हैं आपको मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में आपके आता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। ये आप किसी एक पर्टिकुलर एटम की स्टडी नहीं कर सकते इनके लिए कि एक पर्टिकुलर एटम का प्रेशर कितना होगा, नहीं। आप एक बल्क की स्टडी करते हैं, आप उस बल्क को एक एटम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर आप स्टडी करेंगे तो हमेशा 1 लीटर गैस का प्रेशर कितना होगा या 500 ml गैस का प्रेशर कितना होगा, तो आप बल्क की स्टडी करेंगे, एक सिंगल पार्टिकल की स्टडी नहीं कर सकते। दूसरा आता है आपका स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट ऑफ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? स्टेट ऑफ सिस्टम होता है कि जब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जिनकी डेफिनेट वैल्यूज़ होती हैं उस कंडीशन में या उस कंडीशन को सिस्टम की हम बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। अब स्टेट जो होती हैं सिस्टम की वो 2 होती हैं, या तो फर्स्ट स्टेट होती है या लास्ट स्टेट होती है। फर्स्ट स्टेट को हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट और लास्ट स्टेट को हम बोलते हैं फाइनल स्टेट। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत ये भी है कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को हम स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो स्टेट वेरिएबल्स जो सबसे कॉमन स्टेट वेरिएबल्स हैं जिनको हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं वो है आपका प्रेशर, टेम्परेचर, कंपोजिशन और वॉल्यूम। ये चारों आपकी सबसे ज़्यादा मेजर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है और इन्हें ही हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं और इन्हीं के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। अब आता है आपका इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसके कितने तरह के होते हैं? इक्विलिब्रियम का मतलब है जितनी कोई भी चीज़ बन रही है या जा रही है एक साइड से उतनी ही दूसरी साइड से आ रही है, तो वो स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है। एक सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में तब कहलाता है जब उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं अलग अलग फेजेज़ में चेंज नहीं हो टाइम के साथ में। सपोज़ कीजिए जितना वेपर बन रहा है उतने ही वेपर कंडेंस होकर वापस आ रहा है, तो वाटर जो बॉइलिंग पॉइंट पे है उस टाइम वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। इनको हम इक्विलिब्रियम स्टेट में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आप यही समझ लीजिए कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। आपका साथ ही हमारी प्रेरणा है, सो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।